हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी सेट कॉमर्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ 60 दिन ही रह गए हैं हमारे सेट एग्ज़ाम में, और हम सबको पता है कि पीवाईक्यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए। पीवाईक्यूज़ को सिर्फ पीवाईक्यूज़ समझकर मत कीजिए, बल्कि ऐसे सॉल्व कीजिए एक क्वेश्चन आपसे 4 सवाल पूछ रहा हो, क्योंकि हम अक्सर किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये अप्रोच गलत है। एक सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं और हमें 3 ऑप्शंस को भी समझना है और उससे भी क्वेश्चंस क्रिएट करना है। परीक्षा की तैयारी ऐसे करना है। सेट एग्जाम रट्टाफिकेशन वाला परीक्षा नहीं रह गया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। यूजीसी नेट के पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, प्लस एमपी सेट, महाराष्ट्र सेट, गुजरात। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के पीवाईक्यूज़ को बार बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर 1 स्कोरिंग यूनिट है, इसलिए हमारे सारे एजुकेटर्स का फोकस सिर्फ पेपर 1 में ज़्यादा रहता है। अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज 2019 के सेट ए को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी के बीच की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है और वापस बी से ए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आती है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो हमको कितना हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है, आप और अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन देख के आप सभी को समझ में आ रहा है कि इसमें एड ऑन हुआ है। तो अगर हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 812 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले, 212 मराठी बोलने वाले, 127 अंग्रेजी बोलने वाले, 30 हिंदी और अंग्रेजी पर मराठी नहीं बोलने वाले, 29 हिंदी और मराठी पर अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, 35 अंग्रेजी और मराठी पर हिंदी नहीं बोलने वाले तथा शेष 50 इनमें से एक भी भाषा नहीं बोलने वाले हों, तो कितने लोग इन 3 भाषाओं में केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, रूटर्स के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। रूटर्स का पूछा है, तो पहला देखते हैं। पहला क्या बता रहा है, रूटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। ऑप्शन बी, रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजक की सहूलियत देखता है। ऑप्शन सी, रूटर कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देता है, करेक्ट। रूटर में आईपी एड्रेसों का निकाय होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी, डी और ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य यानी कि 36% छूट देता है, तो कोई मूल्य अपने में 100% होगा। तो 100% में से अगर 36 को हम अगर माइनस करते हैं, तो में से अगर हम 36% को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है, छूट देता है तो उसे 8.8% लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट को 24% कम दिया जाए। तो पहले सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे आप, ठीक है। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले पे पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 49.6% क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए, शब्द जाल। शब्द जाल अपरिचित तकनीकी शब्द, ठीक होते। तो ए का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, भौतिक अवरोध का भौगोलिक दूरी, ठीक है। ऑप्शन सी, अवरोध, इसका हो जाएगा आपका परिवर्तन के प्रति विरोध, ठीक, यानी कि ऑप्शन 4। डी का देख लेते हैं, भावात्मक बुद्धि, संप्रेषण की प्रगतिशीलता को बढ़ाना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक अवरोध, क्रोध। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से, ठीक है, कौन सा जो अनुसंधान है परिकल्पना नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, तुलनात्मक परिकल्पना यानी कि कंपैरेटिव हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी, शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी, अंतर कार्यात्मक परिकल्पना यानी कि इंटरेक्शनल हाइपोथेसिस। और ऑप्शन डी, डिफरेंशिएशनल हाइपोथेसिस यानी कि विभेदी परिकल्पना। प्रश्न है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, लेकिन
सीजी व्यापम ने फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी को अपना फाइनल आंसर चुना है, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे जरूर, लेकिन आप जो है इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, इसको आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो नल हाइपोथेसिस यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है, शोधकर्ता का वह अनुमान होता है जिससे वह साबित करना चाहता है कि दो चीज़ों के बीच कोई संबंध या अंतर प्रभाव होने का दावा किया जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस होते हैं यानी कि शून्य परिकल्पना, यह इसके ठीक विपरीत होता है। यह मानकर चलती है कि चीज़ों के बीच कोई संबंध या अंतर नहीं होता, इसे केवल आंकड़ों यानी कि स्टैटिक्स के द्वारा ही टेस्ट किया जाता है और खारिज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बी जो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, एनारोबोटिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, कथन एक क्या बोलता है, साहित्यिक चोरी न तो नागरिक न ही आपराधिक अपराध है। ऑप्शन बी साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है, और ऑप्शन 3 साहित्यिक चोरी अनैतिक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, लेकिन क्या नहीं है, तुलनात्मक स्तर जो है वो हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग का स्तर नहीं। सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि सही क्रम बताना है हमको। तो पहला देख लेते हैं, ए में ज्ञान बोध विश्लेषण संश्लेषण उपयोग मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ज्ञान बोध उपयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ज्ञान बोध विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन और उपयोग। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ज्ञान बोध संश्लेषण उपयोग और मूल्यांकन। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ए और बी में क्या है, तो सबसे पहले इवैल्यूएशन को आपको याद रखना है कि इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट में आता है, नॉलेज फर्स्ट में आता है, तो दोनों ऑप्शंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहले आएगा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नॉलेज को करेंगे, उसके बाद ठीक ज्ञान के बाद में बोध को करेंगे, उसके बाद में उपयोग, ठीक है, एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, देन सिंथेसिस, उसके बाद इवैल्यूएट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से 17 जो है वो हमारा डीआई का क्वेश्चन है, जिसको हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, सभी वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार है, पहला प्रतिवेदन लेखन, दूसरा शोध अभिकल्प, ऑप्शन सी कल्पनाओं का निरूपण, ऑप्शन डी संग प्रत्ययों को प्रभाषित करना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, ऑप्शन बी शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है, ऑप्शन सी अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, ऑप्शन डी अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो हमको सही विकल्प बताना है। नंबर 19 को देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है, नहीं। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, नहीं। अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, सही। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन ए और डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हमारा 19 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अभिकथन ए एवं तर्क आर पर विचार कीजिए और फिर नीचे दिए गए कूटों को सही कूट में चयन करके बताइए। शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया गया है। तर्क देख ले, प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, गलत है, क्योंकि होना नहीं चाहिए बल्कि होता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए जो है वो गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सत्य है, परंतु आर जो है ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा। नंबर 21, सीखने से, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू में वृद्धि, ऑप्शन बी व्यवहार में परिमार्जन होता है, ऑप्शन सी रुचि का विकास होता है, या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों ही। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी। 21 को क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहार। नंबर 22 को भी देख लेते हैं कि क्या है। निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए
विषय, ठीक है, विषय वस्तु की ठोस जानकारी होना, ये तो अच्छा विशेषता है। ऑप्शन बी, अच्छा संप्रेषण कौशल, ये भी अच्छा विशेषता है। ऑप्शन सी, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता कर। ऑप्शन डी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में कोई सहायता नहीं करता, वो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स अपने नोट्स खुद बनाते हैं। अब आरसी के क्वेश्चंस आ गए। आरसी को मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, मैं बस आपको इसका आंसर बता दूंगी। आप क्वेश्चंस को एक बार पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उन दिनों अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्यों था। अंग्रेजी एक सरल विषय था। ऑप्शन बी, अंग्रेजी के विषय वस्तु बहुत रुचिकर थे। ऑप्शन सी, अंग्रेजी चिंतन मनन करने का अवसर देता था। या ऑप्शन डी, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था। तो पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो था सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है। आप सभी को पता है, बहुत इजी वर्ड है, इसको तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, फेथ का मतलब होता है विश्वास। बिना पैसेज पढ़े भी आप इसका आंसर बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25, अभिव्यक्ति अबोलिस्ट इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया। अतः यहाँ पे अबोलिस्ट एवं यूनिवर्स का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थक, ऑप्शन बी विस्तृत अर्थ वाला, ऑप्शन सी अर्थ का आच्छादन, या ऑप्शन डी शब्द लेख। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग विस्तृत अर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 26, लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन ए, वे एक बड़े सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी, उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। ऑप्शन सी, उन्हें मालूम था कि उनका पुत्र मूर्ख है। या ऑप्शन डी, उनके पुत्र एक विश्वास योग्य व्याख्या दी। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा अंग्रेजी। एक तो उसको भौतिक विज्ञान में मिली और दूसरा किस में मिली, रसायन शास्त्र में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्न को सम्मिलित कीजिए। यानी कि ऑस्कर का क्या हो जाएगा, एनिमेशन रिपोजिटरी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और बी को देख लेते हैं, एनपीटेल, सभी को पता है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेज, ठीक है। आपका सी का देख एरिया का, ऑप्शन संस्थाओं के नवीकरण पर आधारित रैंकिंग। और डी का साक्षात का हो जाएगा आपका वन स्टॉप एडुकेशन पोर्टल, ठीक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए काइनेसिस का क्या हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर क्या है, संकेतीकरण, यानी कि इनकोडिंग का क्या हो जाएगा, संदेश का निर्माण, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी मौखिक संचार, स्काइप कॉल। मिक्स का इसका हो जाएगा वक्ता के आसपास का स्थान। ऑप्शन ई यूनो का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सहभागिता। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 को देख लेते हैं, सूची ए के संचार में व्यवरोध के प्रकार को, सूची 2 के कारकों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए का हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध का समय की दूरी। ऑप्शन बी का देख लेते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध का क्या हो जाएगा, विश्वास। और शब्दार्थ विज्ञान अवरोध का क्या हो जाएगा आपका, जार्गन। और व्यक्तिक अवरोध इसका हो जाएगा आपका विश्वास की कमी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 31 क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था, इसको हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, यह 2 मार्गीय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन सी, इसमें सूचना साझा करने और शामिल रहता है। ऑप्शन डी, व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33, वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए, अप्रैल 2020 से BC 6 मानक का कार्यान्वयन होना। या ऑप्शन 2, अप्रैल 2020 से BS 5 मानक का कार्यान्वयन होना। सी, BC 6 मानक इंजनों से संबंधित है। ऑप्शन डी, BC 5 मानक इंजनों से संबंधित है। ऑप्शन 5, BC 6 मानक इंजनों से संबंधित है। BC 5 मानक इंजनों से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। 1 ठीक है, 3 ठीक है और 5 ठीक है। नंबर 34, कथन, क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए।
तर्क हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है। तर्क 2 नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। नंबर 34 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 सही अभिकथन कौन सा है? ऑप्शन ए दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। ऑप्शन बी व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व अनौपचारिक होता है। ए एवं बी सही है। ऑप्शन बी ए सही है व बी गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है व बी सही है, या ऑप्शन डी दोनों ए और बी गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 सही अभिकथन को पहचानिए। ऑप्शन ए स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 1948 से 49 में राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन बी बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा दोनों ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। तो गलत है, दोनों ही ऑप्शंस क्या है? गलत है। ए और बी दोनों गलत है। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। नंबर 37 किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक इसमें शामिल नहीं है? दूसरा व्याप्ति, तीसरा अनुमति, चौथा अनुमान। फलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल पहलुओं में क्या सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत। ऑप्शन बी डीटीएच चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षक कार्यक्रम का टेलीकास्टिंग। ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की स्थापना। ऑप्शन डी सेंट्रल क्लाउड्स स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है की स्थापना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, डी ए और बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय इन्वेंटिंग। ऑप्शन बी पर्यावरणीय सेटिंग। ऑप्शन सी पर्यावरणीय अंगेक्षण। ऑप्शन डी पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। ऑप्शन ए यानी नंबर 40 जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए जेनेटिक विविधता। ऑप्शन बी क्लोनिंग विविधता। ऑप्शन सी स्पेजिंग विविधता। ऑप्शन डी इकोतंत्र विविधता सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 41 रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी भाषा में नॉलेज का कोड जो है वो 256535475 है तो उस भाषा में ह्यूरिस्टिक का कोड क्या होगा? इसको एक बार सॉल्व करेंगे आप लोग, तब भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे हैं पहला भाषा खगोल विज्ञान एवं गणित, दूसरा व्याकरण संस्कृत एवं ज्योतिषी। ऑप्शन सी व्याकरण तर्क एवं तत्व मीमांसा। ऑप्शन डी संस्कृत ज्योतिषी एवं तत्व मीमांसा। व्याकरण संस्कृति एवं ज्योतिषी। ठीक है। नंबर 43 ई प्रगति के विषय में निम्न में से क्या क्या सत्य है? पहला ई गवर्नेंस, यह ई गवर्नेंस का एक व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है। ऑप्शन बी संपूर्ण राज्य में इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर की धारणा बनाना एवं कार्यान्वयन कर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी यह लगभग 745 सेवाएं सरकार के कस्टम सरकार से एजेंसी तथा सरकार के से सरकार तक सेवाएं देता है। ऑप्शन डी इसे टेक्नोलॉजी जॉइंट इन्फोसिस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो यानी कि ए बी और सी क्या है हमारे यहाँ पे? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया है? तो आप सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। नंबर 45 एक समान गति से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति 4 किलोमीटर घंटा से बढ़ा दी जाए तो वही दूरी 7/1/2 घंटे में तय होती है। तो बताइए दूरी कितनी है? तो आप खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 45 को। मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 480 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 डेल्टा प्लान निश्चित पद्धति संबंधित है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन बी खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम व गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन डी शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास के स्वयं के लिए सीखते हैं, यानी कि जो एक मुक्त शाला प्रणाली है जिसमें छात्र स्वयं के पहल पर अपने आसपास के लिए सीखते हैं। यूनिट्रियल प्रोटोकॉल हमारा बना था 1987। और ऑप्शन बी में देख लेते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट, ये था 1974 में। ऑप्शन बी का हमारा ये हो जाएगा आपका 5। प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? ये बना था आपका 1972 में, बना भी था और लागू भी हुआ था। ठीक है। ए। ऑप्शन डी देख लेते हैं संसद में पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1981 में। जैव विविधता का कन्वेंशन लागू कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे एक कथन और उसके बाद 3 तर्क 1, 2 एवं 3 दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए जो ये बताएंगे मजबूत तर्क कौन सा है। ठीक है, कथन 1 देख लेते हैं क्या है। क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। तर्क देख लेते हैं। तर्क ए, नहीं, किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देना चाहिए क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। हाँ, रोगी को भयानक बीमारी से गुजर रहे हो और उनके अयोग्य लाभ की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। ऑप्शन सी देख लेते हैं। नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को कभी भी वैध ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। कोई भी तर्क मजबूत नहीं है। ऑप्शन बी, केवल तर्क 1 और 3 मजबूत है। ऑप्शन सी, केवल तर्क 2 मजबूत है। या ऑप्शन डी, सभी तर्क 1, 2 और 3 तीनों मजबूत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि हमारा जो तर्क 2 है सी सिर्फ वो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 49, उच्च शिक्षा में स्वयंतंत्रता का अर्थ निम्न में स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन ए, नीति निर्धारण। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम विकास। ऑप्शन सी, वित्त। ऑप्शन डी, प्रशासन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाठ्यक्रम विकास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे एक कथन एवं उसके पश्चात 3 कार्य योजनाएं क्रमांक 1, 2 और 3 दिए गए हैं। ऐसी योजना छाटिए जो तार्किक रूप से कथन के अनुरूप हो। तो कथन देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कार्य योजना, ठीक है। पहला, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। तीसरा, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन बी, ठीक है। केवल 2 और 3 जो है वो अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चन को किया है और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें आंसर की भी अटैच कर दिया है ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन और आंसर के दोनों को मैच कर सकें। इस तरह हमने अपने 2019 के पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और मैंने ये फाइनल आंसर की जो है वो भी अटैच कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो प्लीज़ आप जाकर एक बार रीचेक कीजिए, दोनों को आपस में मैच कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।